नमस्ते बड़ा नमस्ते। केमिकल लोचा में आपका स्वागत है। तो केमिकल लोचा में आज आपको मैं पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर। वर्ल्ड को जरा ध्यान से सुनना, कहीं और मत पहुंच जाना, ठीक है। क्वांटम नंबर ये कहां से आया और ये क्या बतलाता है? तो देखो, श्रोडिंगर भाई साहब जो थे, श्रोडिंगर, ही इज द फादर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इसने बहुत झंडे गाड़े अपने लाइफ में, ऐसे झंडे गाड़े कि इसके जो सवाल है हमारे जेईई एडवांस में आते हैं लेकिन हमारे बोर्ड्स में नहीं आते। तो इसलिए एक छोटी सी जो इक्वेशन लिख रहा हूं, बोर्ड्स वाले बच्चे इन पे ज़्यादा फोकस मत करें, लेकिन हाँ अगर आप जेईई वेई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग वीडियो होगी। यहाँ पर हम बात सिर्फ क्वांटम नंबर की करेंगे, पर चूंकि क्वांटम नंबर इससे रिलेटेड है तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, डरना नहीं है। ये देखो, जहां बच्चा ये डी देख लेता है वैसे ही हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। डी मतलब डिफरेंशियल है, ठीक है। एक्स मतलब एक्स है, और ये जो त्रिशूल दिख रहा है, त्रिशूल, ये बाबा का त्रिशूल है जी नहीं, ये साई है, इसको साई कहते हैं। अब ये क्या है अभी पता चलेगा आपको। बहुत बड़ी इक्वेशन है रे बाबा। ये इक्वेशन है, याद करो बेटा, मजे आएंगे जीवन में। तो देखो, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और इसका जब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को सॉल्व करोगे, एक्स वाई जेड के लिए जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो हमको 3 नए वेरिएबल्स मिले, है ना। ऐसा होता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और एक्स और वाई की वैल्यू निकल आकर आती है, लेकिन जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया श्रोडिंगर के द्वारा तो इसकी जो 3 वैल्यूज आए वो नए 3 वेरिएबल्स आए, और यही 3 वेरिएबल्स जन्म दिए क्वांटम नंबर को। यहां से जो 3 वेरिएबल्स आए वो आए n, l और m। These are collectively known as quantum numbers. So basically, why I have written the Schrodinger wave equation, so as to tell the root, so as to tell the origin, that where does the quantum number concept have already या existed, या कहाँ से ये आया, कहाँ से इसकी जड़ है, कहाँ से इसकी शुरुआत है। तो n, l, m ये जो 3 collectively quantum numbers हैं वो x, y, z की basically वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ ये d लिखा है, d का मतलब होता है डिफरेंशियल, एक्स वाई जेड का मतलब तो होता है कार्टेशियन, जो आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं। ये त्रिशूल जो है इसको साई कहा जाता है, और साई कुछ नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। बट इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली ने कहा था कि वो वेव नेचर फॉलो करता है, तो श्रोडिंगर भाई साहब ने भी यही चीज कही और उस चीज को फॉलो करा, और उसने कहा कि ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड, इसको साई कहते हैं। यानी कि साई इज नथिंग बट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, ओके। पर यहीं पे अगर साई स्क्वायर होता तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो साई का अगर आएगा तो साई का लिखना, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। बट वेयर एज साई स्क्वायर जो है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। It represents the probability of finding the maximum electron density. ये साई और साई स्क्वायर का मतलब है। 8 होता है, पाई होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, e माइनस v इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी, और फिर से साई है।
तो इसके बाद की बात हम सीधा क्वांटम नंबर पे करते हैं। आप चाहो तो इसको छोटा सा नोट कर लो। तो देखो क्वांटम नंबर में जब आप सीख जाएंगे तो आप काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी निकालना सीख जाएंगे, तो फिर मजा आएगा जीवन। क्वांटम नंबर में देखिए सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रिप्रेजेंट्स द शेल और एनर्जी। It is discovered by Bohr. It is denoted by small n. And what are the values for the shell or energy या n? n can be equal to 1, 2, 3, 4, 5। अगर k, फिर ये l, ये m, ये n, ये o, फिर p। वैसे तो k, l, m, n तक ही आपका साथ है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे पड़ा है, किस शेल पे पड़ा है। तो वो न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उतना ही तो उसका साइज होगा। तो वो उसका साइज भी बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द शेल और द एनर्जी लेवल और द साइज, कितना बड़ा है, कितनी दूरी में है। अच्छा, क्वांटम नंबर्स आपको बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस देते हैं। आपका एक कोई अपरिचित आदमी आपको अमेरिका में मिलता है और आपसे पूछता है हाय डियर, वेयर डू यू लिव, तो आप क्या कहते हो? हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। ठीक है, इंडिया आपका पहला जवाब होता है, लेकिन इंडिया में कहाँ? इंडिया में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में कानपुर में। कानपुर में कहाँ? फिर उसके में लोकेलिटी आती है कि दही नगर, गोविंद नगर, माल रोड, कहाँ। तो एग्जैक्ट लोकेशन, फिर कोई स्ट्रीट होती है तो वो फिर बताते हो, फिर स्ट्रीट में ब्लॉक बताते हो। तो उसी तरह अगर मैं कहूँ कि यार मुझे इतना तो पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसका साइज, उसकी शेप, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी स्पिन, हमें ये सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट सेट देता है जिसको क्वांटम नंबर कहते हैं। तो जो साइज की इंफॉर्मेशन देता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोर ने निकाला, इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, और ये शेल्स हो सकती है 1 2 3 4 5 या KLMN। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसको नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। या सब्सिडियरी दूसरा नाम है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। चूंकि इसने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकाल कर दिया था, इसलिए इसका इस नाम से भी है नाम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इतने सारे नाम हैं, याद रखना इनको। इट इज डिस्कवर्ड बाय सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने इसको निकाला था। ये बेटा ये लैटिन ऐसा है, ये कर्सिव राइटिंग है हमारी, बहुत शिद्दत से आई है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। और ये देख रहे हो क्या बना है ये बना है वी। ये बड़ी मेहनत से आती है ऐसी हैंड राइटिंग बच्चों मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी हैंड राइटिंग हमारी ऐसी है, लैटिन दिखती होगी आपको। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय सोमरफेल्ड। नेक्स्ट, इट
रिप्रेजेंट्स, क्या कहते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द शेप, इट इज डिनोटेड बाय small l. What are its values and what is its formula? L is equal to 0 to n minus 1. इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे, इसका भी काम आएगा। नेक्स्ट, इसके नाम क्या क्या हैं? S, P, D, F। अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S होगा, L 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। तो ये बेसिकली क्या है? ये है सबशेल्स के नाम, नेम्स हैं किसके? सबशेल्स के। यानी कि दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स और this quantum number represents the subshell to which the electron belongs. शेल के अंदर सबशेल। अब आगे वाला जो क्वांटम नंबर आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिटल के बारे में बताएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उस शेल के किस सबशेल में है, उस सबशेल के अंदर उस किस ऑर्बिटल में है। तो ये हो गई पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप इंडिया में हो, इंडिया में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो? कानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी से, कहाँ से? समझ में आई? तो पहले एटम कहाँ पे है? एटम शेल में। शेल में कहाँ? किस सबशेल में? सबशेल में किधर? ऑर्बिटल में है। तो शेल के अंदर आता है सबशेल, सबशेल के अंदर आता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर घूम रहा है आपका जम्वाल, इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो देखो, L की वैल्यू अगर बेटा 0 है तो उस सबशेल का नाम S होगा, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। अब इनके फुल फॉर्म्स कई बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ लोचा चल रहा है तो भैया याद कर लो। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, F का मतलब होता है फंडामेंटल। इनके फुल फॉर्म्स हालांकि कहीं ज़्यादा यूज़ के नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो याद करना तो याद कर लेना। कई बच्चों के दिमाग में चलता है सर 0, 1, 2, 3 के बाद भी कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 4 ले सकते हो आप, लेकिन यूज ही में नहीं आएगा। देखो अभी कैसे, क्यों? अगर ये 4 होगा तो इसका नाम क्या होगा सर? बिल्कुल सही सोच रहे हो, G होगा। अगर 6 होगा तो फिर H होगा, एज इट इज गोज ऑन। ठीक है, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा इसका यूज कैसे करेंगे? अगर आपके n की वैल्यू 0 है, नहीं सॉरी, अगर आपके n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1 minus 1 यानी कि 0। अगर 2 है तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। देखो 0 to 2 minus 1 यानी कि 0 to 1, 0 to 1 मतलब 0,1। उसी तरह अगर 3 है तो 0,1,2, 4 है तो 0,1,2,3। यानी कि पहली शेल में जो सबशेल होगी वो कितनी होंगी? 1 होगी, और वो कौन सी होगी? S होगी। दूसरी शेल में कितनी सबशेल्स होंगी? 2 सबशेल्स होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? S होगी और P होगी। तीसरी शेल के अंदर 1, 2, 3 सबशेल्स होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D। चौथी शेल के अंदर 4 सबशेल्स होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? 0 का मतलब S, फिर P, फिर D, फिर F। आई बात समझ में? इस सबसे एक चीज समझ में आती है कि शेल के अंदर सबशेल है, और एक इंपॉर्टेंट सा नोट है कि बेटा बाप के बराबर ना हो सकता है, ना हो पाया, ना हो पाएगा।
उसी तरह ये जो L है, L ये बेटा है, N जो है बाप है। बेटा बाप के बराबरी भी नहीं करेगा और ना उससे बड़ा होगा। ऑलवेज रिमेंबर N विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन L। फॉर्मूला है ना, देख लो फॉर्मूला भी ये तो यही कह रहा है कि L इज इक्वल टू 0 to n-1। साथ में N कैन नेवर बी इक्वल टू L और N कैन नेवर बी लेसर टू L। ये दो इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं पे दिखती है तो वो इनकम्प्लीट है, मतलब गलत है। नंबर जो है क्या बताता है, इट डिनोट्स द सबशेल। पिछला वाला क्या था, पिछला वाला आपको शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा था और ये वाला सबशेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबशेल, सबशेल कितने प्रकार की हैं यहां पर, 4, S P D F, ठीक है। L की वैल्यू यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल l से डिनोट होता है, उसकी वैल्यू S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। जैसे अभी आपने पिछला क्वांटम नंबर देखा, आपका कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, वो शेल्स बताता था। शेल के अंदर है सबशेल, सबशेल जो बताता है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में जो 4 आपके फिक्स्ड सबशेल्स हैं SPDF, उनकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे अगर आप n इक्वल टू 1 है तो वो K शेल हुआ करती थी, n इक्वल टू 2 है तो L शेल हुआ करती थी। अब जब हम बोलेंगे बेटा 0, 0 मतलब होता है सर S सबशेल, 1, 1 मतलब होता है सर P सबशेल, समझ में आया, या D की वैल्यू बताओ तो सर इट इज़ 2। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट इस पर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि L का जो फॉर्मूला होता है वो 0 to n-1 होता है। सो आपको एक बात इस फॉर्मूले से ये पता चल रही होगी कि जो L की वैल्यू है वो n से हमेशा छोटी रहती है, ना L की वैल्यू n से कभी बड़ी होगी, ना L की वैल्यू कभी n के बराबर होगी। ये दोनों सिचुएशंस गलत हैं। इसीलिए 2D एग्जिस्ट नहीं करता, या सही से लिखें तो 2D डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन, इसमें n क्या है, 2, ये जो 2 लिखा है वो n दिखलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और d क्या है, d की वैल्यू 2 है तो L भी 2, n भी 2, L भी 2, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि शेल के अंदर सबशेल है, वो ना उससे बड़ी हो सकती है, सबशेल जो है शेल से बड़ी नहीं हो सकती, ना उसके बराबर हो सकती है। तो ये केस आपका एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह बहुत केसेस आप ले सकते हो, जैसे 1p है, चेक कर लो कि n की वैल्यू L के ना बराबर आए, ना L की वैल्यू n से ज़्यादा आए। जिसमें भी ऐसा होगा वो चीज़ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे n 1p है तो n तो यहाँ पे 1 है, तो L क्या है यहाँ पे, L है 1, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा 2s लिख दिया, n तो यहाँ पे 2 है, L क्या है 0, तो ये एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई बात, पक्का, ओके। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल L से डिनोट होगा, फॉर्मूला है √L+1 h/2π। तो एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल कर दिखाइए, तो हमें 2 से कोई लेना देना ही, हमें p से लेना देना है।
2 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और ये L क्या है, L P है, यहाँ पे P के लिए L क्या है 1, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, यानी कि रूट 2 h अपॉन 2 पाई। उसी तरह आप D के लिए निकाल सकते हो, F के लिए निकाल सकते हो, जो चाहो वो निकाल लो। अगर आपके आगे ये प्रश्न आ रहा है कि सर ये S P D F है, अगर इसके आगे कुछ और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 4 वो हैं जो अभी डिस्कवर्ड हैं अच्छी तरीके से, जिसके बारे में प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आगे चलकर पढ़नी हैं, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो G आएगा जिसके लिए L 4 होगा, फिर H भी आएगा जिसके लिए L 5 होगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर विच वैल्यू ऑफ L, मतलब स्मॉल l, फॉर विच वैल्यू ऑफ L द सबशेल इज हैविंग द नेम H। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, S P D F G H, यानी कि 0 1 2 3 4 5, आंसर होगा 5। ये NCERT में एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वांटम नंबर की तरफ, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वीडियो को पॉज करिए, पहले आराम से वो जो बातें करवाई हैं वो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। तो तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल m। अब इट टेल्स द ओरिएंटेशन, ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है। दूसरी इसकी फॉर्मूला -L 2 0 2 प्लस L, तो यानी कि अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू क्या होगी 0, 1 है तो क्या होगी -1 2 0 2 प्लस 1, 2 है तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। यहां पे रखकर देखिए आप, 3 है तो -3 2 0 2 प्लस 3, यानी कि -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये है लोचा। तो ये जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है। तो एक बार जरा रिवाइज कर लो, आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था n, वो शेल की इंफॉर्मेशन देता था। उसके बाद आता है L, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो कि शेल के अंदर कौन बैठा है, सबशेल, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अब सबशेल के अंदर जो बैठा है ऑर्बिटल, उसकी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, तो शेल, सबशेल, ऑर्बिटल। अब L अगर 0 था तो वो कौन सी शेल हुआ करती थी, S, ये P, ये D, ये F। यानी कि इन वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि हमें एक सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं। S सबशेल के अंदर एक डिजिट लिखा है ना, ये 0 मत देखो, ये डिजिट है, एक डिजिट है, यानी कि 1 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, किसके अंदर, S सबशेल के अंदर। उसी तरह उसको ऐसे हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। P सबशेल के अंदर L की वैल्यू अगर 1 है, यानी कि P सबशेल है, तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, 3 ऑर्बिटल्स। चूंकि ये S है, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है, इसका कोई नाम नहीं, यहां पर इसका नाम होता है px, ये py, ये pz। ठीक, उसी तरह D के अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5।
इनका नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। नाम है, आपको याद रखने हैं इसके कि अगर D के अंदर 5 ऑर्बिटल है तो उनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। उसी तरह F के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हैं, तो वहां जगह नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये 7 ऑर्बिटल्स इन D। एक 2 3 4 5 6 7। इसकी शेप, इसकी शेप, इसकी शेप और इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। F का चूंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा शेप है, एकदम वास्ट शेप है, तो इसकी शेप्स की स्टडी फिलहाल हम लोग अभी नहीं करेंगे। इट विल बी इन योर हायर क्लासेस, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू डू MSc एंड BSc थर्ड ईयर, उसमें अभी आपको फिलहाल इसके F की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बुक्स में F ऑर्बिटल्स के नाम लिखे हैं, तो अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके कुछ नाम इस तरह से होते हैं: fx क्यूब, fy क्यूब, fz क्यूब, fx y स्क्वायर, fx स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, fy स्क्वायर z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, fz स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और fxyz। लेकिन ये F से रिलेटेड आपको कोई नहीं छुएगा, ना कोई आपसे कुछ पूछेगा, ठीक। जो भी पूछेगा वो मेनली D, P या S। किस टर्म्स में? आपके नाम और शेप के टर्म्स में कह रहा हूँ। अभी शेप्स पे हम लोग बात करेंगे कुछ देर पे। तो आगे चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी, जो मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए, तो हमको वहां पर जाकर हमको सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर मिले हैं, N, L, M। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। या पहला वाला क्या बताता है? शेल, दूसरा वाला सब शेल, तीसरा वाला ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर साइंटिस्ट ने जब एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन बन गई तब जाकर देखा, और उस साइंटिस्ट का नाम था गाउडस्मिथ, जिसने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि यार स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं ड्यूप्लेट और ट्रिपलेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उसे ये जाकर पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है वो या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। और ये बट ऑब्वियस की बात है, अगर आप जो अर्थ है जिस तरह से रोटेट कर रही है, इट कैन बी रोटेट थ्रू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली बेटा बहुत ही वास्ट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ, इन डिटेल और हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर को लिमिट किया गया है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, किसके लिए? स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये स्मॉल s से डिनोट होता है, और फॉर द स्पिन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो ऊपर की तरफ या फिर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, या तो ये प्लस हाफ या तो ये माइनस हाफ। इसमें बहुत सारी बातें जरा उठी हुई हैं। लोग कहते हैं कि यार बताओ ये हाफ कैसे आया, ये प्लस क्यों है, ये माइनस क्यों है। तो देखो, इसका हम सीधा जवाब देना चाहेंगे। सब की 100 बातें, अलग अलग मुंह, अलग अलग बातें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग थ्योरी। हमारा तो भाई सिंपल ये मानना है, जो हमने पढ़ा है, कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जब रोटेट करता है तो उसका जो आपका ओरिएंटेशन है अबाउट इस एक्सिस का रोटेट करने का, तो या तो वो ऐसे जा सकता है क्लॉकवाइज, या वो फिर जाएगा इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब कहोगे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई? अरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यही तो बताता है। हमने आपको याद करो बोर्स थ्योरी में ज़ीमैन इफेक्ट नाम की एक चीज़ पढ़ाई थी।
जीमैन इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग देखते हो तो वो जीमैन इफेक्ट कहलाया जाता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल, वो जब रिवॉल्व करेगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होएगी। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह उसकी मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल, फिर वापस जाएंगी। तो वो क्या है, उसका जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, ऐसा कहा जाता है कि जब उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे इट कम्स आउट टू बी हाफ BM, बोर मैग्नेटॉन। तो इसलिए कुछ वैल्यू उस तरह से डिराइव करी गई है, प्लस हाफ माइनस हाफ, लेकिन अभी इसका कंप्लीट जजमेंट अभी तक कहीं नहीं है, और है तो अभी फिलहाल आपके लिए कोई भी यूज का नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर स्पिन क्वांटम नंबर द इलेक्ट्रॉन कैन पोसेस द वैल्यू ईदर हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ मीन्स क्लॉकवाइज, माइनस हाफ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आएगा ऑर्बिटल में या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे उम्दा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर कैन एग्जिस्ट। तो आपको कुछ इस तरीके से 4 वैल्यू दी गई होंगी, कुछ सेट्स बना कर दिए गए होंगे। तो हम सेट्स बना देते हैं यहाँ पे। जैसे n में आप पहला क्वेश्चन ले लो 3, ये भी 3, 0, ये प्लस हाफ। यहाँ ले लीजिए 3, ये ले लीजिए 2, ये -1, ये माइनस हाफ। 2, 0, 0, 0, 2, 1, -1, प्लस हाफ, 0, 0, -1, प्लस हाफ, 2, 1, +1, प्लस हाफ। तो देखिए अगर n की वैल्यू 3 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल में है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी मैंने कहा कि जो l की वैल्यू है वो n के कभी भी बराबर नहीं होगी, यानी कि दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मैं आगे जाकर देखूंगा ही नहीं। यहीं पे कहानी समझ में आ गई कि यहाँ पर लोचा हो रहा है। n शुड नॉट बी इक्वल टू l। दूसरा सेट देखो, n इक्वल टू 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। l इक्वल टू 2 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि l का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया वो होता है 0 to n-1। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू रखो तो क्या आएगा 0 to 2, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इनमें से 3 वैल्यू अगर लिखी होती 0, 1 या 2, तीनों परमिसिबल है, तीनों पॉसिबल है। उसी तरह m, अगर L2 है तो क्या m-1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि m का फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा, -L2 2 + L, यानी कि अगर 2 है तो इसकी वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। तो अगर -1 दी है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और s की वैल्यू चाहे प्लस हाफ लिखी हो चाहे माइनस हाफ लिखी हो, बिल्कुल सही है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि ये क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सही है, पॉसिबल है। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। L 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है। अगर L 0 है तो m तो 0 होएगा ही, और S ना भाई, ये भाई साहब गलत बात हो गई। S कभी 0 नहीं होगा, S की सिर्फ 2 ही वैल्यू है, या प्लस हाफ या माइनस हाफ। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मैंने भी बताया, इलेक्ट्रॉन जो है या तो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर S आप 0 शो कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो स्पिन कर ही नहीं रहा, तो ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, वो पॉसिबल नहीं है कि उसका S कभी 0 हो, तो S कभी नहीं 0 हो सकता। नेक्स्ट, n की वैल्यू अगर 2 है तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। n अगर 2 है तो L 1 हो सकता है। इस 1 के लिए m की वैल्यू -1 बिल्कुल हो सकती है, s प्लस हाफ बिल्कुल हो सकता है। ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। n 0 नहीं, ये गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए इन 4 क्वांटम नंबर्स में से s और n ये कभी भी शून्य नहीं हो सकते। s 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन स्पिन नहीं कर रहा, वो पॉसिबल नहीं है। n 0 होने का मतलब एटम तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता।
तो मतलब n इक्वल टू 0 विल नेवर अकर, क्योंकि कोई शेल ही नहीं है। n 0 का मतलब शेल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 2, उस 2 के लिए L1 पॉसिबल है, m+1 पॉसिबल है, s+½ पॉसिबल है। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। वीडियो पॉज करिए और समझिए।